दोस्तों ये कहानी है उस बंदे की जिसने सिर्फ एक स्टंट करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। दरअसल इसने कुछ हीलियम के बैलून से खुद को बांधा और हमेशा के लिए हवा में उड़कर कहीं गायब हो गया। इसको ढूंढने का सर्च ऑपरेशन कई महीनों तक, यहाँ तक कि सालों तक चलता रहा, लेकिन उसका कोई नामो निशान तक नजर न आया। दोस्तों ये बात थी 1940 की, जब जापान के शहर टोक्यो में एक लड़का पैदा होता है। इस लड़के का नाम था योशिकेज़ा सुजुकी था। योशिकेज़ा की फैमिली पियानो रिपेयर का काम करती थी। योशिकेज़ु ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया और एक कंपनी में पियानो रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया। 1980s में योशिकेज़ु ने कई बिजनेसेस भी स्टार्ट किए, लेकिन इनमें से कोई भी सक्सेसफुल ना हो सका और इससे काफी ज्यादा नुकसान होना शुरू हो गया। इतना ज्यादा नुकसान कि ये आदमी शदीद कर्जे में डूब गया। अब कर्जदार हर रोज योशिकेज़ु के घर पर आते और अपने पैसे वापस मांगते थे, लेकिन योशी के पास इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं होता था। इस वक्त इसके दिमाग में एक प्लान बना। इसने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा स्टंट किया जाए जिससे पूरे जापान में ये आदमी मशहूर हो जाए और इसको इस काम के कुछ पैसे भी मिल जाएं। दोस्तों इसका प्लान ये था कि ये हीलियम से भरे हुए बैलून्स को खुद से बांधकर आसमान में उड़ जाएगा। अब आप ये जानकर हैरान होंगे कि इसे बाकायदा एक स्पोर्ट माना जाता है। दरअसल इसको क्लस्टर बैलूनिंग कहा जाता है, जिसमें इंसान खुद को गुब्बारों से बांधकर हवा में उड़ जाते हैं और फिर पैराशूट खोलकर जमीन पर लैंड कर जाते हैं। ये स्पोर्ट्स बहुत ही खतरनाक होता है। आज तो फिर भी लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ ये काम करते थे, लेकिन जरा आप सोचो कि 1992 में ऐसा करना कितना बड़ा रिस्क था। खैर स्टार्ट में तो योशिकेज़ु ने मेले के अंदर ये काम शुरू किया। इसने गुब्बारों की मदद से एक राइड तैयार की जिसमें लोग गुब्बारों के साथ हवा में 30 से 60 फुट तक उड़ सकते थे। ये भी काफी ऊंचाई थी, लेकिन योशिकेज़ु दरअसल इसको एक तजर्बे के तौर पर ले रहा था, क्योंकि इसका खुद का भी यही करने का प्लान था। 20 अप्रैल 1992 को इसने गुब्बारों के साथ उड़ने की पहली कोशिश की। योशिकेज़ु ने 4 बड़े बड़े गुब्बारों के साथ एक कुर्सी को बांधा और खुद कुर्सी पर बैठ गया। इसने जापान के शहर टोक्यो से एक इलाके कुचुकुरी बीच तक जाना था। ये रास्ता तकरीबन 60 किलोमीटर तक बनता है। वहाँ काफी लोग इकट्ठे हो गए और पुलिस भी वहाँ मौजूद थी। पुलिस इसको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन योशिकेज़ु नहीं रुका। इसने अपने साथ 15-15 किलो के मिट्टी से भरे हुए बैग्स भी लटकाए हुए थे ताकि बैलून्स ज्यादा ऊंचाई तक ना उड़े। लेकिन हवा में उड़ते ही ये दोनों बैग जमीन पर गिर गए और ये आदमी हवा में काफी ऊंचाई तक पहुंच गया। खैर इससे ये स्टंट पूरा ना हो सका और योशिकेज़ु पैराशूट की मदद से एक घर की छत पर लैंड हो गया। योशिकेज़ु का स्टंट तो नाकाम हो चुका था, लेकिन ये आदमी जापान में मशहूर हो गया। इसको बैलून मैन कहा जाने लगा। टीवी चैनल्स इसका इंटरव्यू लेने आ रहे थे और अब योशिकेज़ु को एक स्पॉन्सर की तलाश थी ताकि ये उस स्टंट से पैसे कमा सके और अपना सारा कर्जा उतार सके। दोस्तों ये आदमी जानता था कि अब इसको ऐसा ही एक और स्टंट करना होगा ताकि ये पूरा जापान हैरान रह जाए, और ऐसा ही हुआ। योशिकेज़ु ने ऐलान किया कि ये एक बार फिर से बैलून से उड़कर जापान से अमेरिका तक का सफर करेगा, जिसके लिए इसने बैलून्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से एक खास तरह के बैलून्स भी बनवाए। इसने अपने बैलून एयरक्राफ्ट को फैंटेसी का नाम दे दिया। इसमें 6 बैलून्स 20-20 डायमीटर के थे और 20 बैलून्स 10-10 फुट डायमीटर के थे। ये सारे बैलून्स एक लकड़ी के साथ बंधे हुए थे। इसको एक स्पॉन्सर भी मिल गया, जापान का फूजी टीवी। जापान में बस इसी टीवी चैनल के पास राइट्स थे कि वो इस स्टंट को टीवी पर दिखाएं। ये 23 नवंबर 1992 का दिन था, जब शाम के 4:20 पर योशिकेज़ु अपनी इस राइड के साथ हवा में उड़ गया। इसका प्लान बहुत अजीब था। ये जापान से अमेरिका जाना चाहता था। इसने कहा कि ये हवा में 32,000 फुट ऊंचाई तक जाएगा और फिर जेट स्ट्रीम की मदद से 40 घंटों में अमेरिका पहुंच जाएगा। दरअसल जेट स्ट्रीम हवा में तेजी से फ्लो करने वाले इलेक्ट्रिक करंट्स को कहते हैं। इसके पास ऑक्सीजन टैंक, एक हफ्ते का खाना पीना, एक जीपीएस सेंसर, स्पीडोमीटर, इमरजेंसी सिग्नल, पैराशूट, रडार, रिफ्लेक्टर, एक मैप और एक अदद कोट, कंबल, हेलमेट, सनग्लासेस, ये सब इसके पास मौजूद था। इसके पास एक सेल फोन भी था, यानी ये स्टंट के लिए फुली प्रिपेयर्ड था। लेकिन दोस्तों ये इंतहाई खतरनाक स्टंट था। पहले मसला तो तब हुआ जब उड़ने से पहले ही इस एयरक्राफ्ट के कुछ बैलून्स फट गए, जिससे योशिकेज़ु टेप से सही करने की कोशिश कर रहा था,
खैर जब फूजी टीवी की तरफ से कॉल आई तो इसने कहा कि बैलून से हीलियम गैस थोड़ी थोड़ी लीक कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। इसकी फैमिली ने इसको कई घंटे बाद कॉल की और इसने बताया कि ये ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पा रहा, पर अभी समंदर के ऊपर मौजूद है। इसने अपनी फैमिली को खुद भी अगली सुबह 6 बजे कॉल की और इसने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये इसकी आखिरी कॉल थी। उस वक्त मोबाइल से कॉल करना भी आसान नहीं था, इसीलिए इसकी फैमिली को लगा कि यूशी ठीक ही होगा। 24 नवंबर की रात को जापान के एक समंदर पर मौजूद कोस्ट गार्ड्स ने यूशी को समंदर के ऊपर उड़ते हुए देखा। कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक इस आदमी के पास अब सिर्फ 2 ही बैलून्स रह गए थे, लेकिन इसके बाद ये आदमी कहाँ गया ये कोई भी नहीं जानता। दोस्तों, इसको ढूंढने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। जापान, अमेरिका, यहाँ तक कि कनाडा में भी माना यही गया कि यूशी कैज़ू पानी में गिरकर मर गया है। इसके बैलून से रोजाना 10% तक गैस लीक हो रही थी और इसका बचना नामुमकिन था। जिस कंपनी ने ये बैलून्स मैन्युफैक्चर किए थे उनका कहना था कि ये बैलून्स ऐसा स्टंट करने के लिए बने ही नहीं थे और इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। जापान के कानून के मुताबिक यूशी कैज़ू के गायब होने के 7 साल बाद इसे मरा हुआ करार दे दिया गया और ये केस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।